गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 है स्कूल के वे दिन। स्कूल के वे दिन अर्थात जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वे दिन कैसे हुआ करते थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी की याद कथा से लिया गया है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। आपकी तरह ही बचपन में वे भी स्कूल जाते थे। उस समय स्कूल का वातावरण, छात्र और शिक्षक कैसे होते थे, वह इस आत्मकथात्मक अंश मतलब एक भाग से सहज ही समझा जा सकता है। सहज मतलब सामान्यतः समझा जा सकता है कि उस समय का स्कूल का वातावरण कैसा रहता था। तो बच्चों, उस समय का स्कूल का वातावरण आज के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। उस समय छात्र और शिक्षक के बीच एक सम्मानीय व्यवहार था। आपस में जो छात्र होते थे वो शिक्षक को से डरते भी थे और उनके प्रति सम्मान का भाव था। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय था सत्य को पसंद करने वाले, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। वे पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर 1859 यानी कि 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिता जी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। तो गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में यानी कि जो नर्सरी या प्राइमरी तक की शिक्षा होती थी उसके बाद की बात यहाँ हो रही है। और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से बोला हो। मैं बहुत संकोची था। संकोची मतलब बहुत संकोच करने वाले, शाई नेचर के थे। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब लाए थे। उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दोनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को महंगी महंगी मतलब इस तरह की एक डोलची होती थी जो कांधे पे, जिसको डोरी की सहायता से या रस्सी की सहायता से बांधा जाता था। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। श्रवण कुमार के माता पिता क्या थे? बहुत अंधे थे। तो जो उनका बेटा था श्रवण, वो उन्हें बहंगी पे बैठाकर तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। ये उसके बारे में बताया गया है नाटक में। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत अधिक इफेक्ट हुआ। मन तम ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मतलब श्रवण ने जैसे अपने माता पिता की सेवा करी थी, मैं भी उसी तरह अपने माता पिता की सेवा करूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने, क्योंकि हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे। वो हमेशा सत्य का साथ देते थे और सत्य बोलते थे। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य की खातिर हरिश्चंद्र ने बहुत दुख उठाए थे अपने जीवन में। उन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा था सत्य की खातिर। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां मिली थीं। अपने आचरण की ओर मैं ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। मतलब गांधी जी जो थे वो शिक्षक की किसी बात को सह भी नहीं पाते थे। अगर कोई बहुत ज्यादा कड़ाई से उनसे बात करता था तो इसलिए वो कोई भूल ही नहीं करते थे। अनजाने में उनसे भूल जाती होगी, पर वो जानकर कोई भूल नहीं करती थी। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता। प्रश्न मतलब कि उनसे कोई अप्रसन्न रहे, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का
व्यायाम ही है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया, क्योंकि गांधी जी ने पुस्तक में पढ़ा था कि सेहत के लिए घूमना बहुत लाभदायक होता है, और उन्होंने यह बात अपने जीवन में डाल ली थी। यह एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताई। मोती जैसे यानी कि बिल्कुल बहुत सुंदर लिखावट। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना मूल शिक्षा की निशानी है, क्योंकि गांधी जी इंग्लैंड जाने तक यही सोचते थे कि पढ़ाई भले ही अच्छी हो, लेकिन पढ़ाई में अक्षर होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरों की जब अक्षर देखती थी वो सुंदर लिखावट, तो उनके अंदर ये बात आई कि मेरे अक्षर भी अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब हैंड राइटिंग पूर्ण शिक्षा की निशानी है, और बैड हैंड राइटिंग अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती। पके घड़े यानी कि जब घड़ा पूरा बन जाता है तो उसे हम अपने आकार में नहीं ढाल सकते। जब तक वो कच्चा रहता है तभी उसे हम अपने मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं। सुलेख यानी कि सुंदर लेख शिक्षा का जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकारी सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अच्छा लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। ये गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला था। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें भी करते थे। फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर इसमें रस ही रस है, यानी कि इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखो हिम्मत ना हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार ना कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कई पुराने ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही लिखी हुई हैं। संस्कृत एक जरूरी शिक्षा है। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। आचरण की कैरेक्टर। मेरे हाथों कोई ऐसा काम ना हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, तो यह मेरे लिए असह्य था। असह्य मतलब आसानी। मुझे ये याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख नहीं था, पर मुझे दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दंड का पात्र यानी कि दंड के योग। दूसरी बार 7वीं कक्षा की। उस समय के हमारे हेडमास्टर करुण अनुशासन रखते थे, फिर भी विद्यार्थियों के वे प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन भी उन चीजों में न लगता था। अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने में मेरा संकोच स्वाभाविक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम से विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने मुझे उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठ
झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ, मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे से सिद्ध करूं। कोई उपाय ना था, मैं मन मार कर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वालों को भी असावधान नहीं रहना चाहिए, अर्थात सावधान रहना चाहिए। तो इस कहानी का क्या उद्देश्य है? हमें अपने अध्यापकों के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए और अनुशासन में रहते हुए विद्या अध्ययन करना चाहिए। साथ ही सुलेख पर भी ध्यान देना चाहिए और स्कूल की पाठ्य सहभागी क्रियाओं, खेलकूद आदि में अवश्य भाग लेना चाहिए।